कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ एक नया वीडियो। ये प्रेमचंद जी की रचना है। प्रेमचंद जी जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस के करीब लमही गांव में हुआ था। ये धनपत राय जन्मे थे। धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन का कार्य किया। ठीक है। और इनकी कहानी, पहली कहानी सोजे वतन, पहली कहानी संग्रह इनकी सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। ठीक है। और आजीविका के लिए ये स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टर, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस, माधुरी जैसे प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। और इनकी बहुत सी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और प्रेमचंद जी का निधन 8 अक्टूबर 1936 में हो गया। 8 अक्टूबर, देखिए अक्टूबर लिखा है तो ये अक्टूबर पढ़िएगा। ठीक है। 8 अक्टूबर 1936 में देहावसान हो गया। और इनकी प्रसिद्ध रचना है गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगल सूत्र इनका अपूर्ण है ये उपन्यास। और आइए हम पाठ में प्रवेश करते हैं। और पाठ का नाम है बड़े भाई साहब। बहुत ही रोचक है और इसमें बहुत अच्छे संदेश हैं, बहुत ही अच्छी सीख है। इस शीर्षक से आपको आधा तो समझ में आ गया होगा। बड़े भाई साहब, जाहिर सी बात है कि इसमें दो भाइयों की चर्चा है। एक भाई छोटे हैं और एक बड़े हैं। इस पाठ के केंद्र बिंदु हैं बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब, अब बड़े भाई साहब का कुछ अनुभव है जो अपने छोटे भाई को वह बताते हैं। अनुशासन है जो अपने छोटे भाई के प्रति वह बनाए रखते हैं। आइए पढ़ते हैं पाठ और आप समझिए, इसको आनंद लीजिएगा। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम का तात्पर्य है शिक्षा, तालीम जैसे महत्व के बारे में जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। अर्थात जल्दबाजी के चक्कर में नहीं रहते थे, पसंद ना करते थे। ठीक है। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। मतलब पढ़ाई खूब मेहनत से करते थे, ऐसा समझ लें। कुछ इसमें और भी संदेश है, व्यंग्यात्मक रूप से भी कह सकते हैं, कुछ लाक्षणिक अर्थ भी है। जिस पर आलीशान महल बन सके, 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। अर्थात एक ही क्लास में 2-2, 3-3 साल लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने। मैं छोटा था ना बड़े, वह बड़े थे, मैं छोटा था वह बड़े थे। लेखक लिख रहे हैं कि मैं छोटा था वह बड़े थे, मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। यही होना भी चाहिए। छोटे भाई को यही हमेशा अपने बड़े भाई के हुक्म को हमेशा कानून समझे, यही नियम समझे और उसका पालन करना चाहिए। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसे शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों, दरअसल भाइयों का तात्पर्य यहाँ भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुक्त राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। मतलब ये जो लिखा था छोटे भाई को समझ में नहीं आ रहा था। फिर छोटे भाई की एक जिज्ञासा थी कि वो बड़े भाई से पूछे, लेकिन फिर इतना साहस ना हुआ। वो 9वीं जमात में थे, जमात का तात्पर्य क्लास में, आप कक्षा 9वीं कक्षा में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए
छोटा मुंह बड़ी बात थी। ध्यान रखिए, मैं थोड़ा तेज पढ़ रहा हूँ क्योंकि यह थोड़ी बड़ी रचना है, तो जिससे मैं इसको कम समय में पूरा कर सकूँ। ठीक है। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही होटल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। रुद्र का तात्पर्य यहाँ क्रोध से है। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे। जाहिर सी बात है, कहाँ थे। अनुशासन का यही पहला कदम होता, कहाँ थे। अगर हम अपने पाल्यों को, अपने अनुज को या पुत्र को, किसी को भी कहें, अगर हम अनुशासन में रखना चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी गतिविधियों पर नज़र रखना चाहिए। वो कहाँ थे, किसकी संगत में थे, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था, कहीं अनावश्यक आप कहें कि कोई कुकृत्य नहीं कर रहा था छोटा भाई, कोई गलत कार्य नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी बड़े भाई को जवाब देने का साहस नहीं था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। स्नेह भी और रोष भी, रोष का तात्पर्य क्रोध से है, ध्यान रखिएगा। स्नेह भी है और रोष भी है, यही है बड़े भाई साहब। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा, हर्फ अक्षर नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं ऐरा गैरा नत्थु खैरा, सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं। मतलब सभी लोग पढ़ लेते हैं। भाई अंग्रेजी पढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा मानना है। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत का तात्पर्य, मेहनत का तात्पर्य परिश्रम है। मेहनत का तात्पर्य है मेहनत, और मेहनत का परिश्रम। मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है। कसूर का तात्पर्य, हाँ कसूर का मतलब क्या हुआ, गलती है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, तुमने कभी देखा जाते हुए, तुमने कभी देखा जाते हुए। मतलब बड़े भाई साहब जो है मेले तमाशे में नहीं जाते, वो पढ़ाई में मग्न रहते थे। रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे। ध्यान रखिएगा, ये भाई साहब का अनुभव है। भाई साहब डांट रहे हैं छोटे भाई को कि तुम्हें कैसे लगता, मुझे तो 2 या 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे सूक्ति बाण चलाते। सूक्ति बाण का तात्पर्य यहाँ व्यंग बाण का तात्पर्य है, चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था, और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगा करके पढ़ूंगा, मन लगा कर पढ़ूंगा। तात्पर्य
चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, ये स्वभाव होता है, बना डालता बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती थी, मतलब वहाँ पर खेल कूद का जो नशा था, जो आदत थी, लत थी, वो उड़ जाती थी। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब। ये हो सकता है आप में यह स्वभाव हो कि टाइम टेबल बनाना और उसको अमल में ना लाना। 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। जी हाँ, मैंने कहा ना कि टाइम टेबल बनाना बड़ी बात नहीं है, टाइम टेबल बना करके उस पर अमल करना बड़ी बात है। ये नहीं कि हमने टाइम टेबल बना लिया और कॉपी पर लिख लिया कि हम ऐसे ऐसे करेंगे और किए नहीं। ठीक है, तो इस पर अमल करना है। अगर अमल नहीं कर रहे हैं तो इसका कोई महत्व नहीं है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। किसकी? टाइम टेबल की। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो टाइम टेबल जो लिख रखा था ना कि 11 बजे तक पढ़ाई, वो सब भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में एक तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। ऐसा लगता है कि नंगी तलवार का मतलब खतरा बना रहता है। फिर मैं जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। अर्थात खेल कूद में ज़्यादा रुचि थी यहाँ पर वक्ता की, नरेटर की। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी हाँ, जब हम कहानी शुरू किए तो 3 साल का अंतर था और अब 2 साल। जी, मैं आया, भाई साहब को आड़े हाथों लूँ। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे उनके ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। देखिए, ये मन की बात है, छोटे भाई के मन की बात है। लेकिन छोटे भाई ने कभी भी अपने बड़े भाई के सामने जुबान नहीं उठाई, कभी भी आवाज़ नहीं उठाई, कभी भी उनको जो है उलाहना नहीं दिया। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, इसलिए मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ। आप पूरी कहानी सुनिएगा, बहुत ही आनंददायक, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, दरअसल असल चीज़ है, सही बात है, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। सही बात है कि परीक्षा ही जो है बुद्धि का पैमाना नहीं होती है, बुद्धि का विकास होना चाहिए।
जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है। ये तत्कालीन भारत की एक झलक है, बढ़ा हुआ है, पर उन्हें चक्रवर्ती, झलक मतलब वहाँ तत्कालीन भारत में जो है अंग्रेजों का आधिपत्य था उसकी चर्चा है, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। देखिए, अभिमान, घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है, इतराना नहीं चाहिए आपको। अभिमान किया और दुनिया दोनों से गया। मतलब अगर आप अभिमान करने लगते हैं, घमंड करने लगते हैं, तो समाज में आपका महत्व खत्म हो जाता है। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसी अभिमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। साहेरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है, तब तो तुम आगे पढ़ चुके। सही बात है कि आपको छोटी सी उपलब्धि पाने पर अभिमान नहीं करना चाहिए। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में जाओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री मैथ है ना, गणित, अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो चुके हैं। 8 हेनरी हो चुके हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वीं की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट। सिफर भी ना मिलेगा। सिफर माने 0। सिफर भी ना मिलेगा। सिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है। आंधी रोग हो जाता है। इन आंधी का मतलब अंधापन। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे 2 यम सीएम चाहारुम पंचुम लगाते चले गए, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। भाई देखिए, नाम विलियम फर्स्ट, विलियम सेकंड, विलियम थर्ड, हेनरी फर्स्ट, हेनरी सेकंड, हेनरी थर्ड, हेनरी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे लगाने से जो है वास्तव में समस्याएं होती हैं। नाम और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पनाह। आ बाजा की जगह आजा बा लिख दिया और सारे नंबर कट गए। देखिए, अब तो आ बाजा नहीं आता है, ABC आता है। हाँ, ABC लिखते होंगे। कोई इन निर्दयी मुमतहिन परीक्षक मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर आबाजा और आजाबा में क्या फ़र्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। जी हाँ, देखिए आजकल जो है रटने की कला पर रटने की शिक्षा पर जोर नहीं दिया जा रहा है। आज सीखना है, आज सीखने पर जोर दिया जा रहा है। रटंत विद्या ज़्यादा टिकाऊ और अच्छी नहीं होती है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फ़ायदा ये बेसिर पैर की बातें लग रही हैं। लेखक लिख रहे हैं, इस रेखा पर वह लंब गिरा दो और तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह खुराफात याद रखना
करनी ही पड़ेगी। समझ में आ रहा? कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? ध्यान रखिए, बहुत ही रोमांचक ये कहानी है, बहुत ही प्रेरणादायक ये रचना है मुंशी प्रेमचंद जी की। आगे ध्यान से पढ़ते रहिए अंत तक, बहुत ही प्रेरणादायक, आपको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी इससे। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की ज़रूरत, मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ, बेवकूफ़ी। हिमाकत का मतलब बेवकूफ़ी कहता हूँ। यह तो समझ की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका समय का की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रगड़ने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो, कहा जाता है संक्षेप में लिखो। ध्यान रखिएगा, यह अक्सर आपको मिलता है कि संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे भी। है उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं, मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा, तब तुम्हें वास्तविकता का पता चलेगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए तो जमीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझसे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। ध्यान रखना, यहाँ ये तुमसे बड़ा हूँ, संसार का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए और नहीं पछताएगा, नहीं तो क्या होगा, पछताएगा। फिर स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। भाई, भोजन के पहले अगर डांट पड़ जाए तो भोजन स्वादहीन लगने लगता है। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे में, भाई साहब ने, ध्यान रखिएगा, भाई साहब इनको जो है डांटा करते हैं। लेखक के जो भाई साहब हैं वो बहुत ही पढ़ाई करते हैं और खूब परिश्रम करने के बाद भी जो है आशा के अनुरूप सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन क्या हम खुद असफल हो जाने पर दूसरों को समझाने के योग्य नहीं रह सकते? ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं भाई साहब ने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार का भी पुस्तकों में अरुचि ज्यों की त्यों बनी रहे। खेल कूद का भी अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना ही कि रोज टास्क पूरा हो जाए, टास्क माने कार्य, टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया। मतलब पढ़ करके अव्वल आ गए थे, पास हो गए थे ना, प्रथम पोजीशन आ गया था, पास हो गए थे, तो एक विश्वास जगह था वह भी लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मतलब एक अगले साल की बात आ गई।
मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। प्राणांतक मैंने प्राण का अंत हो जाए ऐसा परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर में उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े। भाई साहब फेल हो गए तो जाहिर सी बात है दुख होगा ही। रो पड़े। मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। सही बात है। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर, पहले 3 दर्जे का था, अब 1 दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। कुटिल भावना, समझिएगा। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे, लेकिन मैं इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मेरे हित के लिए के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेश का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ, और इतने अच्छे नंबर से। सही बात है। ऐसा नहीं कि आपको कोई सफल व्यक्ति ही डांटे, सफल व्यक्ति से ही आप जो है कुछ सीख सकते हैं। असफल व्यक्ति से भी सीखा जा सकता है, सीखा जाता है। ऐसा नहीं कि सफल व्यक्ति को ही उपदेश देने का अधिकार है, असफल व्यक्ति भी उपदेश दे सकता, असफल व्यक्ति भी आपको बता सकता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा संदेश है। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। स्वतंत्रता से आगे की अगर बात करें तो उसे स्वच्छंदता कहते हैं, बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। सहिष्णुता का मतलब सहनशीलता, सहिष्णुता का मतलब सहनशीलता, ठीक है। टॉलरेंस क्या बोलते हैं, टॉलरेंस मतलब सहनशीलता। सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौए उड़ाना, कनकौए का तात्पर्य यहाँ पतंग से है, ध्यान रखिएगा। कनकौए के तात्पर्य यहाँ पतंग से, कोई चिड़िया नहीं है, पतंग है। काइट माने पतंग। उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था, और अब सारा दिन पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था, सम्मान अदब करता था, और उनकी नज़र बचाकर कनकौए उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर। आकाशगामी पथिक वह कनकौआ अर्थात वह पतंग था जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। पतन नीचे की ओर जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही है। नए संस्कार तो देखिए 16 संस्कार होता है हमारे यहाँ सनातन धर्म में बताया जाता है। 16 संस्कार होता है। तो पहला संस्कार है पुंसवन संस्कार। तो ये पुंसवन संस्कार जो है नए संस्कार है, तो अर्थात नया जीवन पाने जा रही है। ध्यान रखिएगा, नए संस्कार ग्रहण करने जा रही है। बालकों की पूरी सेना लग गई और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। जब सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियाँ, सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। जो शायद बाजार से लौट रहे थे, उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकौए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती है। मतलब ज़्यादा कीमती नहीं है, बहुत मतलब तुच्छ वस्तु कह लें ये पतंग। तुम्हें
इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो। जमात का मतलब क्लास, कक्षा में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक ज़माना था कि 8 लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे में डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिंटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं, बड़े बड़े विद्वान। उनकी मातहती, देखिए अच्छी पढ़ाई होती है अगर तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। ध्यान रखिए, बड़ी ऊंची बात है। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। ध्यान रखना, क्लास का नहीं यहाँ मायने रखता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ। बहुत बड़ी बात है। आज चाहे तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। भाई जो अंतर बन चुका है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा, बिल्कुल, और बड़ा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और DPhil और DLit ही क्यों ना कर लो। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। ध्यान रखना, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती हैं, दुनिया देखने से आती हैं। बहुत अच्छी बात है, यहाँ बड़ी अच्छी बात है। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती हैं, दुनिया देखने से आती हैं। याद रखिएगा। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 8वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हम समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा है। मतलब अम्मा और दादा हमेशा अपने बच्चों को सुधारते हैं और सुधारना चाहिए, उनको अधिकार है, उनको हक है। कभी भी पुत्र बच्चे कभी भी अपने माता पिता को वो सिखाने लायक नहीं हो सकते हैं, भले वो अपने माता पिता से पढ़ाई में, किताबों की जानकारी में आगे हो जाएं। इसको गांठ बांध लीजिए, सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा, है ना। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, आप बातें चाहे उन्हें मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। दैव ना करें, दैव का तात्पर्य यहाँ भाग्य है। ध्यान रखना, दैव माने ईश्वर नहीं है, यहाँ देव और दैव में अंतर है। दैव ना करें मैं बीमार हो जाऊं और तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न दें, न घबराएं, न बदहवास हों, पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतनी भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। ध्यान रखना, बड़ी बात है। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया और कुटुंब का पालन किया, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो, MA हैं कि नहीं, और यहाँ के MA नहीं ऑक्सफोर्ड के MA हैं कि नहीं, और यहाँ के MA नहीं ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं। लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्रियाँ
यहाँ बेकार हो गई, क्योंकि यहाँ पर बूढ़ी माँ उनके घर का इंतजाम करती है। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, ध्यान रखना, यहाँ खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हैं। तो भाईजान, यह गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो, तुम मेरे क्लास में एक ही जमात नीचे हो, समीप आ गए हो, अब स्वतंत्र हो गए। ये बड़े भाई का संदेश है, छोटे भाई को बड़ा भाई कैसे समझाए, किस तरह समझाना चाहिए, एक सीख है, याद रखना। मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब बड़ा भाई ऐसा, बड़े भाई को कितना भी वहाँ मान लीजिए समस्याओं का सामना करना पड़े, ऐसा कभी नहीं होने देता है बड़ा भाई कि अपने छोटे भाई को गलत मार्ग पर जाने दे। अगर तुम यो ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। थप्पड़ दिखाता है बड़ा भाई, कहता है इसका प्रयोग भी करता। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। भाई जाहिर सी बात है कि लिखा है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा। हितकारी और मन को अच्छी लगने वाली बातें बड़ी दुर्लभ होती हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से, जी हाँ, ये भारवी जी का कथन है किरातार्जुनीयम में, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैं सजल आंखों से, सजल मने जल सहित, मतलब आंखों में आंसू आ गया, सजल आंखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। मतलब भाई, बड़े भाई को जो है अधिकार है छोटे भाई को डांटने का, छोटे भाई को समझाने का, और अगर छोटा भाई नहीं मानता है तो थप्पड़ दिखा करके उसका भी प्रयोग करने का। तो बड़े भाई को इस तरह से फर्ज निभाना चाहिए और छोटे भाई को अपने बड़े भाई का अदब करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो ये बहुत ही प्रेरणादायक और आज के युग के लिए जहाँ अदब और सम्मान का पतन हो रहा है, मुंशी प्रेमचंद जी की यह रचना आशा करता हूँ कि बहुत ही प्रेरणादायक होगी। इसी तरह से हमसे जुड़े रहें और आपको नई नई कहानियाँ मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल से आप जुड़ें और आपको इसी तरह से कहानियाँ मिलती रहेंगी। धन्यवाद।